गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्यान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को खत्म कर लिया था। अब हम आगे आते हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, तो अगर हम सेल डिवीजन और सेल साइकिल की बात करें तो इसमें जो एनसीईआरटी की, आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि व्हेन सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम synthesis to other constituents of the cell and eventually divided into two daughter cell is termed as cell division। मतलब जनरली कहना चाह रहा है कि जो सेल साइकिल है वो डुप्लीकेशन और सिंथेसिस की एक प्रोसेस है। ठीक है, डुप्लीकेशन किसका? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, जीनोम की डुप्लीकेशन की एक प्रोसेस है। और सिंथेसिस किसका? सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो सेल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी सिंथेसिस का एक प्रोसेस है। और ये डुप्लीकेशन और सिंथेसिस के बाद दो डॉटर सेल में बन जाना। ठीक है, दो डॉटर सेल बन जाना ही सेल साइकिल कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो सेल साइकिल तो पता चल गया कि एक ये डुप्लीकेशन और सिंथेसिस का एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके बाद टू डॉटर सेल बनते हैं जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें बेटा जी, तो सेल ग्रोथ का यही मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म में इंक्रीजमेंट आना। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब सेल ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, चलिए, सेल साइकिल इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है कि जो सेल साइकिल जो इवेंट है वो एक जेनेटिक्स कंट्रोल के अंदर में रहता है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर जेनेटिक्स कंट्रोल ना करे सेल साइकिल को तो कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन आते हैं। जैसे कि अगर हम कैंसर्स की बात करें तो उसमें जनरली क्या होता है कि एक्सेस सेल डिवीजन देखना शुरू हो जाता है ना, मतलब उसमें जो उसकी जो सेल डिवीजन पे जेनेटिक्स कंट्रोल खो देता है। ठीक है, जो जेनेटिक्स कंट्रोल है वो सेल डिवीजन पे अपने कंट्रोल खो देता है और कैंसरस सेल जल्दी ज्यादा डिवाइड करने लगते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सेल साइकिल इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक्स कंट्रोल, ये जेनेटिक्स कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है, मतलब इसको सेल साइकिल को जेनेटिक्स कंट्रोल करता है। चलिए, अगर हम सेल साइकिल इवेंट की बात करें बेटा जी, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन जनरली देखने को मिलता है। अगर सेल साइकिल इवेंट की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो जनरली दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होते हैं और एम फेज होते हैं। ठीक है, अब हम इंटरफेज और एम फेज को समझते हैं। बेटा जनरली आपके घर में कुछ इवेंट होता है। ठीक है, तो वो इवेंट तो पर्टिकुलर 1-2 दिन चलता है, मतलब जो एक मेन इवेंट है वो तो एक ही दिन। अगर आप मानो कि आपके घर में शादी है तो शादी तो एक ही दिन चलती है, लेकिन उसके पहले उसके कम से कम 1-2 महीने पहले से हम प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सेल की जो मेन जो प्रोसेस जो होती है उसके पहले की जो प्रिपरेशन जो वक्त होता है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, उसको हम इंटरफेज कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक दिन की शादी होती है, लेकिन 1-2 महीने पहले से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो मतलब मेन फंक्शन के लिए कम टाइम हम देते हैं, लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो 95% जो वक्त है वो इंटरफेज में ही चला जाता है, प्रिपरेशन में ही चला जाता है, इंटरफेज में ही चला जाता है, प्रिपरेशन में ही चला जाता है। और जो मेन जो फेज आता है जहां पे सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है, जहां पे सेल डिवाइड करते हैं वो एम फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसलिए एम फेज को मोस्ट डायनेमिक फेज भी कहते हैं। और अगर हम आवर की बात करें तो एक सेल अगर 24 घंटे में डिवाइड हो रहा है, अगर एक सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रहा है तो 23 आवर्स है जो इंटरफेज ले रहा है, और 1 आवर
वो एम फेज ले रहा है, ठीक है, 1 आवर एम फेज ले रहा है, इसलिए लेकिन चूंकि मेन प्रोसेस एम फेज में ही होता है इसलिए इसको मोस्ट डायनेमिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर हम बात करें बेटा कि यहाँ पे मैं सेल साइकिल की वो पूरी जो एक साइकिल बनाया हूँ सेल की, तो अगर हम इंटरफेज की बात करें बेटा तो G1, S और G2, अभी हम लोगों ने बात किया कि 95% जो वक्त है जो इंटरफेज में ही जाता है, तो G1, S, G2 मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये सारे इंटरफेज में चले जाते हैं, और जो ये बचते हैं जिसको मैं कलर किया हूं वो एम फेज में रह जाते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज में कौन कौन से फेज आते हैं? G1 फेज आते हैं, S फेज आते हैं और G2 फेज आते हैं। G1 फेज आ गए, S फेज आ गए, G2 फेज आ गए, ठीक है। अगर हम एम फेज की बात करें बेटा, तो इसमें प्रो फेज आता है, मेटा फेज आता है, एना फेज आता है, टेलो फेज आता है और साइटोकाइनेसिस आता है, ठीक है। मतलब बेटा कि प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, उसके बाद फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइन, ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो प्रोफेज, उसके बाद फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब हम यहां पे समझते हैं कि जो इंटरफेज में कौन कौन सा आता है, G1 प्लस S प्लस G2 इज इक्वल टू इंटरफेज, एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस इज इक्वल टू एमफेज, ठीक है। चलिए, तो हम ये देख ली कि मेटाफेज और इंटरफेज में क्या क्या आता है, ठीक है। और अगर हम टाइम से बात करें तो जो ज्यादा वक्त वो इंटरफेज लेता है, प्रिपरेशन, इसको हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको इंटरफेज को हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, ठीक, प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन फेज, एम फेज को एक्शन फेज भी कहते हैं, ठीक है, एक्शन फेज भी कहते हैं, ठीक है, एक्शन फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा वक्त इंटरफेज में लगता है, एम फेज में कम वक्त लगता है, लेकिन मोस्ट डायनेमिक फेज कौन सा है, तो वही एम फेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही पे मेन प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, ठीक है। तो ये हो गया सेल साइकिल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एम फेज में जितने भी फेज हैं उसके बारे में जानते हैं, और इंटरफेज में जितने भी फेज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा इंटरफेस शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सब देख लिया था, अब हम इंटरफेस शुरू करते हैं, और इंटरफेज को हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं और रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन फेज क्यों कहते हैं, रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, अभी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा इंटरफेज में G1, S, G2 आता है, तो G1 फेज आ गया, S फेज आ गया, G2 फेज आ गया, मतलब G1 फेज का गैप 1 फेज कहते हैं, S फेज का सिंथेसिस फेज कहते हैं, और G2 फेज का गैप 2 फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे समझते हैं, ठीक है। अगर हम मेन इवेंट ऑफ इंटरफेज की बात करें, इंटरफेज में कौन सी मेन इवेंट होती है, तो इसमें जनरली सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें जनरली सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है, मेन इवेंट ऑफ इंटरफेज। अब इंटरफेज के भी कौन से फेज में होता है G1, S, G2, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम G1 फेज की बात करें, तो गैप फर्स्ट ए की बात करें, तो इसमें जनरली बेटा जी इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड एस फेज, माइटोसिस और एस फेज के बीच का इंटरवल को G1 फेज कहते हैं, समझ गए। माइटोसिस, ये माइटोसिस हो गया, ठीक है, माइटोसिस और एस फेज, ठीक है, एस फेज के बीच के जो गैप को G1 फेज कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। एम फेज और एस फेज के बीच के गैप को G1 फेज कहते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज ए लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लंबा, ये G1, S, G2 में सबसे लंबा फेज है, ठीक है।
जो जीवन फेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक ठीक बेटा जी, ये सबसे लंबा फेज है। ठीक है, जीवन G2 में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? तो जीवन है। ठीक है, जीवन। इसमें क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब सेल ग्रोथ का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना। ठीक है, सेल के साइज में इंक्रीजमेंट आना, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर देना। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, और उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। कौन कहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में बढ़ोतरी आ जाती है, सेल की साइज बढ़ जाता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ऑर्गेनेल की डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाती है और आरएनए की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत यहाँ पे नीट का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। अगर आपको पूछ दे कि कौन सी फेज में आरएनए की सिंथेसिस होती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डीएनए की रिप्लिकेशन वहां पे नहीं होता है। तो कौन सी? जीवन फेज में। ठीक है, जीवन फेज में आरएनए की सिंथेसिस तक होती है बेटा, ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन कभी गलती से मत ऐड कर दीजिएगा कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे जीवन फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि इन जीवन फेज डीएनए नॉट रेप्लिकेटिंग। जीवन फेज में डीएनए की रेप्लिकेटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया जीवन फेज। जीवन फेज का मेन इंपॉर्टेंट याद देने वाली बात है कि एम फेज और एस फेज के बीच का फेज को जीवन फेज कहते हैं। ये सबसे लंबा फेज होता है। ठीक है, इसमें जनरली साइटोप्लाज्म की इंक्रीजमेंट आती है, सेल की अति साइज बढ़ जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनेल के डुप्लीकेशन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, बट इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। चलिए ठीक, तो बेटा अब हम आते हैं एस फेज। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और इंटरफेज का जो नेक्स्ट फेज है एस फेज, उससे देखते हैं कि एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और सिंथेसिस हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, जो जीवन फेज था वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, मतलब सब पूरी प्रिपेयर हो गई थी, सारा चीज रेप्लिकेशन का, बट रेप्लिकेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, समझ गए? मतलब रेप्लिकेशन और सिंथेसिस का अगर बात आएगा तो एस फेज में जाएगा, और अगर इनिशिएशन का बात आएगा तो जीवन फेज में जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हिस्टोन डुप्लीकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए बन रहा है तो उसको पैकेजिंग भी तो करना है ना। तो पैकेजिंग कौन करता है? हिस्टोन। तो यहाँ पे हिस्टोन की डुप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, हिस्टोन की डुप्लीकेशन हो रहा है। चलिए बेटा, यहाँ पे डीएनए डिनोट 2C, अब जिसमें रेप्लिकेशन और 2C से 4C में वो कन्वर्ट हो रहा है, 2C से 4C में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, इन एस फेज नो इंक्रीज, बट डीएनए रेप्लिकेशन तो हो रहा है यहाँ पे, बट क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये मत समझ जाइएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, नहीं, क्रोमोसोम का नंबर में इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब है इन एनिमल सेल सेंट्रोल। हाँ, और एस फेज का दो ही चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना, तीन पॉइंट। पहला कि यहाँ पे रेप्लिकेशन डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, दूसरा कि क्रोमोसोम की नंबर में इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, दूसरा सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। मतलब एस फेज का 3 पॉइंट ही आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है, ये नहीं कि यहाँ पे डीएनए की डुप्लीकेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम का नंबर में भी चेंजेस आ रहे हैं, नहीं। और यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होता है, हिस्टोन की डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया एस फेज। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं G2 फेज में। बेटा G2 फेज को गैप फेज कहते हैं। ठीक है, G2 फेज जो मेटा फेज है, मतलब एम फेज है, और एस फेज के बीच में G2 फेज होते हैं। और अगर हम इधर से देखें, प्रो फेज और एस फेज के बीच में G2 फेज होते हैं, इधर साइटोकाइनेसिस और एस फेज के बीच में G1 फेज होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम G2 फेज की बात करें बेटा, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। चलो, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी हम लोगों ने क्या बात किया था बेटा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेशन उनका हो रहा है, लेकिन जो बच गए हैं या फिर जो एडवांस, अगर हम बोले एडवांस सेल ऑर्गेनल हैं,
उसका जो डुप्लीकेशन है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? G2 फेज में हो रहा है। तो G2 फेज में का मतलब ये है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भी और क्लोरोप्लास्ट का। मतलब पहला पॉइंट, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ग्रोथ, अब जो सेल के अंदर की जो जितने भी मटेरियल है, ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म, सब में ग्रोथ है। जनरली बेटा जो ये जो G2 फेज है या S फेज है, इन सब में सेल का ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है, ठीक। चलिए, सम सेल आर नॉट शो डिवीजन, जिसमें हार्ट सेल है वो डिवीजन शो नहीं करते। तो सम सेल आर नॉट शो डिवीजन, जो हार्ट की सेल है वो डिवीजन शो नहीं करते, ठीक। चलिए बेटा, तो ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेज खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे इंटरफेज खत्म होता है। अब हम आते हैं जो मोस्ट डायनेमिक फेज है, एम फेज, ठीक है। तो एम फेज को पढ़ें। चलिए बेटा जी, आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि बेटा जनरली हमारे जो बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो 2n2c की कंडीशन में होते हैं, ठीक है, 2n2c की कंडीशन में होते हैं। ये जानना जरूरी इसलिए क्योंकि जब हम और आगे फेज पढ़ेंगे जिसमें कि प्रोफेज, एनाफेज, इसमें जनरली 2n4c की कंडीशन में सेल होते हैं। जब आप मेटाफेज में पहुंचे हुए तो 4n4c की कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये पढ़ना है कि 2n2c के जो हम n और c की जो कंडीशन करते हैं वो एक्चुअली है क्या, उसको बारे में जानना है, ठीक है। तो जनरली जो नॉर्मल सेल होते हैं बेटा वो 2n2c की कंडीशन में होती है, ठीक है, 2n2c की कंडीशन। यहाँ n आती प्लॉइडी लेवल बतलाता है और जो c है वो डीएनए कंटेंट बतलाता है, ठीक है। n और c का मतलब आप ये समझना कि ये प्लॉइडी लेवल है और c है जो कंटेंट है, मतलब कौन सी प्लॉइडी है, n है या फिर 2n है, वो हम समझते हैं, ठीक है। अगर हम जीवन फेज की बात करें बेटा, जीवन फेज की बात करें, आप जीवन फेज या फिर नॉर्मल जो सेल जो होती है उस फेज आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक पेयर, देखो पेयर होता है, तो एक पप्पा के तरफ से आया, एक मम्मी के तरफ से आया, ठीक है। आपको पता है जो एक पप्पा के तरफ से आया, एक मम्मी के तरफ से आया, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर हम बेटा जी अगर n की बात करें तो हम समझते हैं n इसमें क्या है, ठीक है। तो जनरली जो इसमें एक क्रोमोटिड पाया जाता है, एक क्रोमोटिड, एक सेंट्रोमेयर पाया जाता है। तो वन क्रोमोटिड, दोनों में वन क्रोमोटिड और वन सेंट्रोमेयर प्रेजेंट, ठीक है, वन क्रोमोटिड और वन सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वन क्रोमोटिड और वन सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वन क्रोमोटिड और वन सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो अगर n की बात करें बेटा तो एक क्रोमोटिड वन सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे देखिए, वन क्रोमोटिड वन सेंट्रोमेयर, तो इसकी जो प्लॉइडी वो 2n हो गई, इसकी जो प्लॉइडी है वो 2n हो गई, इसकी जो प्लॉइडी है वो 2n हो गई। तो जो नॉर्मल सेल है उसकी जो प्लॉइडी है वो 2n की होती है, वो 2n की होती है, ठीक है। लेकिन बेटा जी अगर हम डीएनए कंटेंट की बात करें तो ये पूरी एक कंटेंट, ये एक कंटेंट। अगर हम डीएनए कंटेंट की बात करें बेटा जी, डीएनए कंटेंट की बात करें, एक कंटेंट, ये एक कंटेंट, ये कंटेंट, मतलब दो कंटेंट हो गई, ठीक है, ये पूरी एक, ये पूरी एक। तो अगर हम डीएनए कंटेंट की बात करें, सी की बात करें तो 2c हो जाती है, ठीक है। तो जनरली ऐसे, ठीक है, जनरली नॉर्मल सेल के कंडीशन में या फिर जीवन फेज के कंडीशन में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं इस फेज में, मतलब सेल सिंथेसिस फेज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लॉइडी है वो तो 2 ही रहेगी, प्लॉइडी 2 ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पे प्लॉइडी तो 2 ही रहेगी बेटा जी। लेकिन बेटा जी यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो जो एस फेज के कंडीशन में बेटा जी, एस फेज के कंडीशन में 1 2 3 4, ठीक है। एस फेज के कंडीशन में बेटा C=4 आ जाता है, C=4 आ जाता है। लेकिन जनरल सेल को n=2 और C=2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेटा
n इक्वल टू 2 तो है लेकिन c इक्वल टू 4 हो जाता है s फेज में, ठीक है। अगर हम G2 फेज की बात करें बेटा तो G2 फेज में भी सेम है कि n इक्वल टू 2 तो है ही, लेकिन यहां भी 1 2 मतलब और 3 और 4, यहां पे c इक्वल टू 4 है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल कितने, n इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो G2 फेज में, जब G2 फेज में पहुंचता है सेल साइकिल तो n इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 4 तो हो जाता है, ठीक है। बट ये जो n इक्वल टू 2 c इक्वल टू 4 नॉट आइडियल कंडीशन, हमें आइडियल कंडीशन यहां पे जानना है। तो जब हम आगे प्रोफेज में जाते हैं तो n इक्वल टू 2 और c इक्वल टू तो 4 हमें देखने को मिलता ही है प्रोफेज। फिर एना फेज में जाते हैं, यहां भी n इक्वल टू 2 c इक्वल टू 4 देखने को मिला, यहां भी वो सेम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम मेटा फेज में जाते हैं n इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 4 देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्रोमेटिड अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वहां पे जो क्रोमेटिड, जब हम आगे देखेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे क्रोमेटिड दोनों अलग हो रहा है, अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 4 हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग टेलोफेज में जाते हैं, जब एक नई सेल बन जाती है, डॉटर सेल बन जाती है, तो n इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 2 की कंडीशन में फिर से आ जाता है, फिर से ये वाली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस स्टेज में जो शुरू के जो पेरेंट के जो स्टेज था वही सेम स्टेज डॉटर सेल का भी आ जाता है, तो जब हम ये सारे फेज पढ़ेंगे तो n इक्वल टू 2 c इक्वल टू 4 अगर मैं लिखूं तो आप ये समझ जाना कि जो n इक्वल टू जो प्लॉइडी नंबर यहाँ पे 2 है और जो c इक्वल टू जो डीएनए जो कंटेंट है यहाँ पे 4 है, ठीक है। और जब हम टेलोफेज जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि n इक्वल टू 2 c इक्वल टू 2 पे चला जाता है, ये फिर से नॉर्मल वाले स्टेज में चला जाता है, ठीक है। इसके मतलब जो प्लॉइडी लेवल कितना है, डीएनए कंटेंट कितना है, वो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम बारी बारी शुरू करते हैं, ठीक है, कि कौन सी फेज में क्या होता है और क्या देखने को मिलता है, ठीक। तो बेटा जी एम फेज शुरू करते हैं, ठीक है। एम फेज के बारे में जानते हैं कि एम फेज मोस्ट डायनेमिक फेज होती है, मोस्ट डायनेमिक और ड्रामेस्टिक फेज होती है, ठीक है, एम फेज। इसमें जनरली क्रायोकाइनेटिक और साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अगर हम एम फेज की फेजेस की बात करें तो प्रोफेज इसमें होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। चलिए, तो बेटा जी जनरली जो ऊपर वाली जो ध्यान देने वाली बात है, क्रायोकाइनेटिक्स और साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन इसी में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम प्रोफेज की बात करें बेटा तो फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस फेज एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज के H2 और G2 फेज के बाद हमें प्रोफेज देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान दीजिए, इसमें पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल, इसमें जनरली जेनेटिक्स मटेरियल की पैकेजिंग होती है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल इन प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लगता है, किसमें, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लगता है, ठीक है। एंड सेंट्रल मूव एट पोल, जो सेंट्रल होते हैं, जो सेंट्रल होते हैं वो अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें नो न्यूक्लियस, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो गोल्जी, नो न्यूक्लियर इनवेलप, कुछ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैग्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, जो इसमें कह रहा है जनरली, इधर देखें, ईयरली फेज में क्रोमेटिन जैसे तैसे रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कहीं भी इधर उधर वो दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे लेट फेज आता है, लेट फेज में जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बन जाते हैं और वो एक कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो देखिए, जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है, द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं, एनसीईआरटी की 2 लाइन लिखी हुई थी कि इन एनिमल माइटोसिस सेल डिवीजन सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, ठीक है। इसमें जनरली कह रहा है
कि जो एनिमल में जो सेल डिवीजन है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। और कौन सी सेल में देखने को, जर्म सेल में नहीं देखने को मिलता है, जर्म सेल में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, मतलब 2n से 2n बन रहा है, ठीक है, 2n से 2n बन रहा है, ठीक है। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, मतलब 2n से n बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इन प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लांट की अगर बात करें तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में माइटोटिक डिवीजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफेज, ठीक है। अब हम आगे आते हैं मेटाफेज, ठीक। बेटा अब हम देखते हैं मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज क्या है उसको समझते हैं। टू कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इन्वेलप, यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इन्वेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन मेटाफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इन मेटाफेज क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इसमें जो सेल के साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाता है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। इन मेटाफेज ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेन, जो मेटाफेज में जो सारे क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों अरेंज होते हैं, कौन सी प्रोसेस, कॉन्ग्रेशन प्रोसेस से ये सारा जो आप क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें तो मेटाफेज इज द बेस्ट फेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। जो मेटाफेज है सबसे बेस्ट फेज है क्रोमोसोम के स्टडी के मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी के स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कंडेंसेशन और मैक्सिमम क्रोमोसोम का कंडेंसेशन देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम का मैक्सिमम कंडेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी मैं वो करके लिख देता हूँ क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो एक आदत सी आ गई है, इसके लिए सॉरी। तो हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्रोमोसोम का कंडेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है किसमें, मेटाफेज में, जिसके वजह से हम स्टडी ऑफ मतलब क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी हम अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब समझते हैं ये जो लिखा हुआ बेटा, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोफेज में कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगा था और जो सेंट्रोल है वो अपने पोल के तरफ जाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और जो क्रोमेटिन था वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट मतलब कंडेंस हो गया था, ठीक है, या होने लगा था, ठीक है, मतलब होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये तो प्रोफेज की बात है। इतना हम देखे थे कि इसका जो सेंट्रोल है वो अपने पोल पे जाना शुरू हो गया था, सेंट्रोल है वो अपने पोल पे जाना शुरू हो गया था और यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस हो गए थे, ये तो हमने देख लिया था। अब मेटाफेज में, अब नेक्स्ट आते हैं मेटाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल है वो अपने पोल पे पहुंच जाता है, ठीक है। अगर ये बाई पोल है तो ये एक्स पोल है, तो सेंट्रियोल है वो अपने पोल पे पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करता है। सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करता है बेटा, जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करता है। और ये स्पिंडल फाइबर वो काइनेटोकोर से अटैच होता है। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होता है और अटैच होकर उसको एक इक्वेटोरियल प्लेट पे ला देता है, समझ गए, अटैच होकर उसको एक इक्वेटोरियल प्लेट पे ला देता है, अटैच होकर उसको एक इक्वेटोरियल प्लेट पे ला दिया। तो यही कहता है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जो सेंट्रियोल है वो अपने पोल पे चले जाते हैं, पोल पे आ गया, वो स्पिंडल फाइबर बनाया, स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर से अटैच हुआ, काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद फिर ये जो क्रोमोसोम को एक इक्वेटोरियल प्लेट पे ला दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मेटाफेज में सिर्फ एक ही मेटाफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, ठीक है, एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, ठीक। तो ये हो गया, तो ये समझ गए क्या हो गया। अब इसको है जो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे तो ला दिया, अब आगे क्या होता है वो नेक्स्ट फेज में बताया गया है। बेटा बढ़ते हैं एनाफेज, ठीक है। एनाफेज क्या उसको समझते हैं कि ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेज
मेटाफेजिक प्लेट, मतलब इसमें यह है कि ईच क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाता है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमोटिड सेपरेट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमोटिड सेपरेट हो जाता है, ठीक है। क्रोमोटिड मूव्स टू अपोजिट पोल, जो क्रोमोटिड है वो अपोजिट पोल पे मूव्स होने लगता है इन एनाफेज बेस्ट फेज टू सी शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। अब देखो ये जो लिखा हुआ, अब हम यहाँ पे से आते हैं, ठीक है। जब तक हम यहाँ पे नहीं समझेंगे ये नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमने देखा था कि इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया था, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम आ गया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा बेटा कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमोटिड सेपरेट। अब जो सेंट्रोमेयर, जो ये जो बांध कर रखा हुआ था सेंट्रोमेयर, ठीक है, वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो सेंट्रोमेयर एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, ठीक है। एक जो सेंट्रियोल है वो अपने तरफ ले लिया, एक ये अपने तरफ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो दोनों स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, दोनों स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमोटिड सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो आप जो ये जो स्प्लिट हो गया और सेपरेट हो गया, तो अब ये जो एक जो सेंट्रियोल है वो अपना तरफ लेके चल गया, एक सेंट्रियोल है वो अपना तरफ लेके चला गया, ठीक है। क्रोमोटिड मूव्स टू अपोजिट पोल, और ये जो लिया है ये अपना तरफ लेके चला गया, ठीक है। तो जो क्रोमोटिड है वो अपोजिट पोल पे मूव्स हो जाता है, ठीक है। तो एनाफेज में यही कह रहा है कि जो इक्वेटोरियल प्लेट पे आया है, अब जो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया, अब यहाँ पे सेंट्रोमेयर के स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होना शुरू हो जाता है, और एक अपोजिट पोल में पे चला जाता है, एक अपोजिट पोल पे चला जाता है, ठीक है। चलिए बेटा, लगता है मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एक अपोजिट पोल पे चला जाता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, इन एनाफेज बेस्ट फेज टू शेप ऑफ क्रोमोसोम, चूंकि दोनों अलग अलग हो गया तो हम यहाँ पे क्रोमोसोम को शेप इजिली तरीके से हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो, ये हो गया एनाफेज। अब हम आते हैं टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज, ठीक। टेलोफेज में क्या करा बेटा, तो यहाँ पे डिकंडेंस क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था वो डिकंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लूज देयर इंडिविजुअलिटी, जो अपनी इंडिविजुअलिटी वो लूज कर देगा, और अपीयर्स गोल्जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर, और यहाँ पे गोल्जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये इसके पहले एक बेटा जो एनाफेज था, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि 2n4c के कंडीशन में चल रहा था, ठीक है। जो सेंट्रोमेयर था वो 2 था और क्रोमोटिड था वो 4 था, ठीक है। लेकिन एनाफेज में जो सेंट्रोमेयर है वो 4 हो जाएगा और क्रोमोटिड भी 4 हो जाएगा, ठीक है। जो सेंट्रोमेयर वो भी 4 हो जाएगा, क्रोमोटिड भी 4 हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे आते हैं। अगर हम टेलोफेज की बात करें बेटा, तो देखो ये दोनों अपने पोल पे चला गया, जाने के बाद फिर ये अपनी एक डॉटर सेल बना लिया, ये भी डॉटर सेल बना लिया, ठीक है। और जो डॉटर सेल 2n2c की कंडीशन में होती है, ठीक है। जो हमने जो बात किया था तो उसमें देखा था कि जो सेल की कंडीशन कैसी है, 2n2c की कंडीशन में सेल है, और फाइनली 2n4c के कंडीशन में गई, फिर 2n4c के कंडीशन पे गई, फिर 4n4c के कंडीशन में गई, अब यहाँ पे फिर से 2n2c की कंडीशन में चले आए। तो अब ये जो टेलोफेज में फिर से जो डॉटर सेल जो बना वो अपने पेरेंटल सेल के जैसी 2n2c के कंडीशन में है, ठीक है। तो ये जो अब देखो, अब दोनों अपने पोल्स पे चला गया, ठीक है। दोनों के अपनी एक इंडिविजुअल आप ये कह सकते हो कि अस्तित्व बन गया, ठीक है। अब इसमें जितने भी जो सेल ऑर्गेनल है फिर से अपीयर होना शुरू हो गया, गोल्जी ये सब आना शुरू हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें आना शुरू हो गया, तो फिर से आ गया, फिर ये डॉटर सेल बन गया, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया टेलोफेज, ठीक है। तो टेलोफेज में 2n2c की कंडीशन होती है, और एनाफेज में 4n4c की कंडीशन होती है, और प्रोफेज और मेटाफेज में 2n4c की कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए बेटा, साइटोकाइनेसिस की अगर बात करें तो जनरली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्रायोकाइनेटिक्स में हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रहा था। हम लोग लास्ट क्लास में टेलोफेज में क्या देखा था कि जो 2 न्यूक्लियस बन गए थे, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए थे, बट साइटोप्लाज्म एक ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें बेटा, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, ठीक है। चलिए, तो एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी जो साइटोकाइनेसिस को प्लांट के अंदर
अलग होता है और एनिमल के अंदर अलग होता है, ये हमें बतलाता है। तो प्लांट के अंदर क्या अलग होता है, एनिमल के अंदर क्या अलग होता है वो देखते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो आपको पता है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल अब्सेंट होता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं कि फायरो अब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब जो फायरो है यहाँ पे नहीं बनती है, जो फायरो है यहाँ पे नहीं बनती, अब्सेंट होता है, और फायरो यहाँ पे बनती है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें बेटा, सारा खेल ये दोनों बर्ड का है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन देखने को मिलता है और इसमें बेटा जी सेंट्रीपेटल डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन का क्या मतलब है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि इसकी जो डिवीजन है वो बाहर की तरफ हो रही है, बाहर की तरफ। देखिए जो मैं ये बनाया हूं, ठीक है, दो न्यूक्लियस बन गए थे, टेलोफेज में दो न्यूक्लियस बन गए थे, ठीक है, बट एक ही साइटोप्लाज्म था, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में साइटोकाइनेसिस की बात करें बेटा, तो सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल में तो बाहर की तरफ डिवीजन होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बाहर की ओर, ये बाहर की तरफ डिवीजन हो रही है, ये बाहर की तरफ डिवीजन हो रही है, ये बाहर की तरफ डिवीजन होके दो सेल बनते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें बेटा, तो सेंट्रीपिटल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब अंदर की तरफ डिवीजन देखने। देखिए ये देखो, अंदर की तरफ देखने को मिल रही है, फिर ये जाता है अंदर की तरफ, ये देखने को मिल रही है, तो ये फिर दो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का मतलब समझ गए, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, और सेंट्रीपिटल में अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। चलिए ठीक, आगे आते हैं। इसमें एस्ट्रल फाइबर अब्सेंट होते हैं और इसमें एस्ट्रल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। प्रोसेस में तो हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल होता है, मतलब ये अंदर, ये बाहर की ओर हो रहा है, ये अंदर की ओर हो रहा है, ठीक है। कैसे होता है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ होता है ना, तो बीच में अब देखा, हम लोगों ने देखा था कि दो सेल को कनेक्ट करने वाली एक आप ये कह सकते हैं कि एक बॉल होती है, एक बॉल होती है जिसको मिडिल लमेला कहते हैं, ठीक है, जिसको मिडिल लमेला कहते हैं। तो यहाँ पे मिडिल लमेला का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे मिडिल लमेला का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मिडिल लमेला कैल्शियम पैक्टिनेट से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जो दो सेल को बांटता है, दो सेल को बांटता है, तो यहाँ पे मिडिल लमेला का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये बीच में मिडिल लमेला आ गया, फिर दो सेल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, दो सेल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। अगर हम एनिमल सेल की बात करें बेटा, तो ये अंदर की ओर इसकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और ये अंदर से फिर वो दो भाग में बट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल सेल और ये हुआ प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बेटा, अब देखो जो साइटोकाइनेसिस के बाद एक और फेज आता है जिसको जीनोट फेज कहते हैं। ये क्या है, ये ठीक है बेटा, जो जनरली जो जीनोट फेज है उसको क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं, उसको इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं, उसको सस्पेंडेड सेल डिवीजन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट स्टेज मतलब स्टॉप हो जाता है, इनएक्टिव स्टेज हो जाता है, सस्पेंडेड से यहाँ पे सेल डिवीजन सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। सेल एग्जिट सेल साइकिल जनरली, देखो सुनो, अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल से दो सेल बन गया, ठीक है। अब इसको फिर से सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करनी है, अभी तत्काल के लिए नहीं करनी है, अभी तत्काल के लिए नहीं करनी है, तो वो जीनोट फेज में चला जाएगा, जीनोट फेज में चला जाएगा, जीनोट फेज में चला जाएगा। जिसको करनी है फिर वो और आगे सेल साइकिल में कंटिन्यू करते रहेंगे, जिनको नहीं करनी है कि नहीं यार अब मैं डिवीजन नहीं करूंगा, ठीक है, अब मुझे थोड़ा आराम करना है या फिर मैं किसी भी कारणवश पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो वो जीनोट फेज में चले जाते हैं। मतलब जो जीनोट फेज में जाने का मतलब है कि सेल डिवीजन सस्पेंडेड हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, तो सदा के लिए नहीं रुकेगा, रुक जाएगा, लेकिन ठीक है। इनएक्टिव स्टेज होते हैं, ठीक है। सेल एग्जिट सेल साइकिल, मतलब आप सेल साइकिल से एग्जिट होके जीनोट फेज में जैसे ही चले जाते हो, मतलब आप सेल साइकिल से एग्जिट हो गए, ठीक है, एग्जिट हो गए। लेकिन आप मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हो, लेकिन आप यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हो। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जीनोट फेज में, अब देखिए जीनोट फेज का आप लोग करते हो तो दिमाग में बना हुआ है
क्या कि वहां पे सेल साइकिल सस्पेंड हो जाता है या क्यूसेंट स्टेज हो जाता है, इनएक्टिव स्टेज हो जाता है। इसका मतलब ये भी आपका दिमाग में आ गया हो कि यार यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। और बेटा, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी, इफ नीडेड सेल डिवीजन अगेन स्टार्ट। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो फिर से सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर से सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट पड़ा, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो फिर से सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, फिर से कर सकता है। तो ये हम नहीं मान लेंगे कि जी नोट फेज में चला गया तो खत्म हो गया, मतलब कहा कि अब तो उसकी कोई आगे की प्रोसेस नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो जब चाहे जरूरत पड़ेगा वो फिर से सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जी नोट फेज। ठीक है, तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया, ये जी नोट फेज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशन डिवीजन का मतलब है बेटा कि 2n से 2n बना रहे हैं। ठीक है, 2n से 2n बना रहे हैं। ठीक है, तो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, some lower plant and social insects haploid is also divided जो माइटोसिस से वो also डिवाइड होते हैं। ठीक है, some lower plant and social insects। ठीक है, इन माइटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल। माइटोसिस से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल करते हैं। ठीक है, चलिए, सेल रिपेयर इन ऑल्सो माइटोसिस। अगर हमारे बॉडी के कोई सेल को रिपेयर करना है, कहीं कट लग गई है कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में, तो वो सारे जो रिपेयर होते हैं दोबारा वो माइटोसिस से ही रिपेयर होते हैं। ठीक है, चलिए, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये बेसिकली कह रहा है कि जो एपिकल और लेटरल कैम्बियम की जो ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट में पूरी जिंदगी भर, ठीक है, वो माइटोसिस के वजह से देखने को मिलता है। वो किसके वजह से? वो माइटोसिस के वजह से ही देखने को मिलता है। जो प्लांट में जो पूरी लाइफ लॉन्ग जो ग्रोथ होती है ना, जब तक वो जिंदा रहता है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो होती है, वो माइटोसिस की वजह से होती है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब हम चलते हैं मियोसिस क्या उसको देखते हैं। तो बेटा जी, अब हम मियोसिस देखते हैं और हमें पता है कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि 2n से n बन रहा है। ठीक है, मियोसिस अकर्स इन गैमेट सेल। जनरली मियोसिस गैमेट सेल में देखने को मिलता है। ओनली 1s फेज इन मतलब सीन इन मियोसिस। सिर्फ मियोसिस में सिर्फ एक s फेज देखने को मिलता है। ठीक है, मियोसिस के 3 भाग में बांटा गया है, सेम G1 S G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में मियोसिस के 3 फेज में बांटा गया, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, आपको पता है कि इन तीनों को रेस्टिंग फेज कहते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर प्रिपरेशन फेज कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर G1 S और G2 की बात करें बेटा, तो हमने अभी एक स्लाइड पीछे हमने बात किया था कि कैसे 2n 2c की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम बनती है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर हम फादर देख लें, ये मदर देख लें, ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अभी हम लोगों ने देखा था ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, और आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो जो G1 फेज में कितना था याद करो, 2n 2c। इसका मतलब देखो, ये एक जो डीएनए का कंटेंट, ये एक, ये 2। ठीक है, तो 2n की कंडीशन में है, 2n की कंडीशन में है और 2c की कंडीशन में है, 2n और 2c की कंडीशन में है। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसमें ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। अगर हम एस फेज की बात करें बेटा, तो सेम जो भी हम लोगों ने देखा था, तो ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, और इसमें 2n और 4c के सेल की कंडीशन चलेगी। ठीक है, 2n कैसे होगा? n तो सेम ही रहेगा, 1 2 3 4, 4c चलेगा। अगर हमें G2 फेज में जाए बेटा, तो ये भी सेम, ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इसी आपको रिकॉल कराने के लिए मैं यहाँ पे बताया था। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करें बेटा, तो मियोसिस फर्स्ट जनरली रिडक्शनल डिवीजन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है,
मतलब इसमें 2n से n बन रहा है, ठीक है। जो म्योसिस है उसको दो पार्ट में बांटा गया, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड, ठीक है। जो म्योसिस फर्स्ट है बेटा जी उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये शायद आपको दिख रहा होगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ आप समझ लो कि ये इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और यहाँ पे 2n से n बन रहा है, यहाँ पे 2n से n बन रहा है, ठीक है। और म्योसिस को के अंदर भी फेजेस को बांटे गए हैं, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट को लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के फेजेज में बांटे गए हैं, ठीक है। तो म्योसिस, अब हम देख ले, म्योसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब यहाँ पे 2n से n बन रहा है, ठीक है। म्योसिस को कितने फेज में बांटे गए हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज के कितने फेज में बांटे गए हैं, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चलिए ठीक है बेटा। अब हम आते हैं म्योसिस सेकंड। अगर हम बेटा जी म्योसिस सेकंड की बात करें बेटा, तो ये इक्वेशनल डिवीजन म्योसिस सेकंड को माना गया है। मतलब यहाँ पे 2n से n बन रहा है, मतलब 2n से 2n बन रहा है, ठीक है। जो म्योसिस सेकंड है वहां पे 2n से 2n बन रहा है, ठीक है। म्योसिस सेकंड को भी सब फेज में बांटा गया, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ठीक। देखो याद करने का तरीका, म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस सेकंड में प्रोफेज, मेटा, एना, टेला सेम ही रहेगा। जो फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट लग जाएगा, और म्योसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड लग जाएगा, ठीक है। चलिए एक रिडक्शनल डिवीजन होता है और दूसरा इक्वेशनल डिवीजन होता है। चलिए यहां तक तो हो गया बेटा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड के बीच में एक छोटी सी टाइम इंटरवल होती है, जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। एक छोटी सी टाइम इंटरवल होती है, एक छोटी सी टाइम इंटरवल होती है बेटा जी, किसके, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड के बीच में। म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड के बीच में एक छोटी सी टाइम इंटरवल होती है, जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो म्योसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद एक छोटी सी गैप आती है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद फिर म्योसिस सेकंड में इंटर हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड। अब हम इसके अंदर चलकर पढ़ते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में लिपोटीन क्या है, जाइगोटीन क्या है, सबके बारे में बारी बारी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा म्योसिस फर्स्ट की बात करें तो म्योसिस फर्स्ट में सबसे पहले लिपोटीन स्टेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम विजुअल क्रोमोसोम दिखता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम दिखता है, क्रोम कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली, हुई नहीं है, होने वाली है, ठीक है। और इसी को ब्यूकेट स्टेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, उसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम लिपोटीन की बात करें बेटा, तो अगर लिपोटीन के स्टेज, लिपोटीन में क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये समझ रहे हो कि ये अभी क्रोमोटीन के फेज में ही है, ठीक है। तो और प्लस देखो, ठीक है, ये अभी क्रोमोटीन के ही फेज में है, ये अभी क्रोमोटीन के ही फेज में है, ये अभी क्रोमोटीन के ही फेज में है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपीयर होना शुरू हो गया है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयर, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर शुरू हो गया है, और क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुआ नहीं है लेकिन गोइंग टू स्टार्ट है, ठीक है। मतलब ये अभी क्रोमोटीन की कंडीशन में है, यही क्रोमोटीन की कंडीशन में होने की वजह से इसको ब्यूकेट स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसी को ब्यूकेट स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये लिपोटीन हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं जाइगोटीन, ठीक है बेटा। अगर हम जाइगोटीन की बात करें बेटा, तो क्रोमोटीन स्टार्ट पेयरिंग एंड प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्स। यहाँ पे अगर हम जाइगोटीन की बात करें बेटा, अगर हम जाइगोटीन की बात करें बेटा, तो ये क्या बोल रहा है कि क्रोमोटीन स्टार्ट पेयरिंग एंड प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्स। मतलब जो क्रोमोटीन है वो पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। ये जो कह रहा है कि क्रोमोटिन स्टार्ट टू पेयरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनैप्स, ये जो बनाया है पेयरिंग, इसको सिनैप्स कह दिए, ठीक है, ठीक है, इसको इसको सिनैप्स कह दिए, ठीक है, उसको सिनैप्स कह दिए, ठीक है। सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम, अब देखो जो सिनैप्स जो बना, जो सिनैप्स बना, ये इसी को सिनेप्टेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पे बेटा सिनेप्स बन गया, सिनेप्स बनने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसी को सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसी को सिनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यही कहता है क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पेनिड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसी को सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स कहां पे बनता है? तो जाइगोटिन में बनता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब जो ये सिनेप्स बन रहा है वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बन रहा है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो बाईवैलेंट भी हो सकता है, टेट्रावैलेंट भी हो सकता है। जो बाईवैलेंट भी हो सकता है और टेट्रावैलेंट भी हो सकता है। और जो सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बन रहा है, जो बाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जाइगोटिन के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं बेटा पैकेटिन। पैकेटिन क्या उसको समझते हैं। इन पैकेटिन द रिकॉम्बिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। जो पैकेटिन में बेटा, जो पैकेटिन में बेसिकली रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कौन से एग्जाम में? रिकॉम्बिनेज एग्जाम से। जनरली बेटा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर कौन से एग्जाम के प्रेजेंस में होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में उसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। किसमें? चलिए हम इसको एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। पैकेटिन की इमेज बना लेते हैं। तो बेटा इसमें ये कहता है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर किसमें देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। रिकॉम्बिनेशन अकर्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या देखने को मिलेगा? रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मिलेगा, ठीक है। तो हम यहां पे बना लेते हैं, एक बना दिए, ठीक है, बना दिए। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है? अकर्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये बना लेता है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बना लेता है। रिकॉम्बिनेंस एंजाइम से क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैकेटिन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा डिप्लोटिन देखते हैं, ठीक है। डिप्लोटिन क्या उसको समझते हैं कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोलेशन ऑफ सिनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सिनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब डिप्लोटिन में जो सिनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बना उसका डिसोल्यूशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। उस साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रा, मतलब जनरली ह्यूमन में जो डिप्लोटिन जो स्टेज है और जो सेल साइकिल वो कुछ साल तक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक। इसमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको चेस्माटा कहते हैं। इसमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको चेस्माटा कहते हैं। जैसे मैं देखिए, हम एक बना रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स शेप जो बना है इसको चेस्माटा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डाइकाइनेसिस में, ठीक है। अगर हम बेटा डाइकाइनेसिस की बात करें तो इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्माटा। जो ये बना है यहाँ पे उसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, दो अलग हो जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा उनका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की फुल्ली कंडेंसेशन हो गई है।
क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो गया, इसलिए अब दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर और न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर डिसअपियर और न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेकडाउन हो जाएगा। और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट टर्मिनलाइजेशन ऑफ मेटाफेज, और यहाँ पे यहाँ के बाद फिर मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो डाइकाइनेसिस में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ चिस्माटा जो बनता है वो यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए ठीक है, अब हम मेटाफेज फर्स्ट में आते हैं बेटा। तो मेटाफेज फर्स्ट क्या कहता है कि द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, वही सेम जो हम लोग पहले पढ़े थे। ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे इक्वेटोरियल प्लेट पे इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो जाएगा, सारा क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सारा क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और काइनेटोफोर तो आपको पता है, अभी मैं इसके पहले बताया था कि जो प्रोटीनिशियस डिस्क का फॉर्मेशन होता है जिसको हम काइनेटोफोर कहते हैं। प्रोटीनिशियस डिस्क का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीनिशियस डिस्क का फॉर्मेशन होता है जिसको हम काइनेटोफोर कहते हैं, जिसको हम काइनेटोफोर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये मेटाफेज फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब ये अपनी ये इक्वेटोरियल प्लेन पे तो चले। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट, अब ये जो हो गया, अब ये जो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया, अब दोनों में सेपरेशन हो रहा है, उसमें वहां पे भी सेपरेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम में सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने लगते हैं, मतलब जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाते हैं, दूसरे पोल पे चले आते हैं। विथ सिस्टर क्रोमोटिड रिमेन्स एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमियर। ठीक है, जो सिस्टर क्रोमोटिड के साथ जनरली जो बोल रहा है वो सिस्टर क्रोमोटिड ही है, तो सिस्टर क्रोमोटिड से वो अलग हो जाते हैं, एक अलग पोल पे चले जाते हैं, एक दूसरे पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए इन एनाफेज रिडक्शनल डिवीजन सीन, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि देखो पहले साथ में थे, ठीक है, साथ में थे, तो अब दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों अलग हो रहे हैं। जो यहाँ पे जो सेपरेट हो रहा है, सेपरेट होने की वजह से यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम टेलोफेज की बात करें बेटा, तो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आर रीअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाता, सारे ऑर्गेनल बनना शुरू हो जाते हैं, सारे ऑर्गेनल बनना शुरू हो जाते। इसका मैं फोटो बना, इसका तो आपको पता है ना, चलिए इसका भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसका भी मैं बना देता हूँ। ठीक, इसको भी मैं बना देता हूं। ठीक है, अब ये दोनों अलग होना शुरू हो गए, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, अपने अपने पोल पे जा रहा है। ठीक है, दोनों अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनाफेज। ठीक है, अगर हम टेलोफेज की बात करें बेटा, अगर हम टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज में जनरली, ठीक है, अब ये है कि ये यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच चुका है और ये यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, दोनों अपने अपने पोल पे पहुंच चुके हैं, दोनों अपने अपने पोल पे पहुंच चुके हैं, दोनों अपने अपने पोल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब टू सेल के शेप पे आ गया, एक सेल और दो सेल। ठीक है, टू सेल शेप ले लिया। ठीक है, टू सेल शेप ले लिया, टू सेल शेप ले लिया। ठीक है बेटा, टू सेल शेप ले लिया। ठीक है, तो ये जो टू सेल शेप लेता है बेटा उसको डायड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो टू सेल शेप लेता है बेटा उसको डायड कहते हैं।
जो टू सेल शेप लेता है उसको डायोड कहते हैं, ठीक है। एक सेल बन गया, दो सेल बन गया, ठीक है। तो यही टेलोफेज ये कह रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब रीअपेयर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल आ जाएंगे, ठीक है। दोनों अपने अपने न्यूक्लियस के साथ एग्जिस्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ये कर रहा है, ठीक है। ये टेलोफेज आगे हो गया। अब हम आते मियोसिस सेकंड, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट खत्म कर दिया, अब हम आते हैं मियोसिस सेकंड, ठीक है। मियोसिस अभी हम लोगों ने बात किया था कि मियोसिस फर्स्ट जैसे ही खत्म होता है, अब मियोसिस सेकंड शुरू होने के बीच का फेज को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि द स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम मियोसिस सेकंड में आते हैं, ठीक है। इंटरकाइनेसिस के बाद हम लोग अब मियोसिस सेकंड में आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो मियोसिस सेकंड को भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मतलब प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड में बांटा गया, ठीक। अगर हम प्रोफेज सेकंड की बात करें बेटा, तो इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस के बाद इनिशिएट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज आते हैं। क्रोमोसोम अलाइन इन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गया, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गया, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में। एनाफेज सेकंड में क्या होता है? इट बिगिंस विद सिमुलेशंस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर ईच ऑफ क्रोमोसोम। ये जो देखो, ये इस जो सेंट्रोमेयर के स्प्लिटिंग हो रही है, ये पोल पे जा रहा है, ये पोल पे जा रहा है, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखो स्प्लिटिंग यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया था कि रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद टेलोफेज में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहा है। फिर टेलोफेज में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहा है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये 2n4c के कंडीशन में था, ये भी 2n4c के कंडीशन में था, लेकिन 2n2c के कंडीशन में यहाँ पे हो गया रिडक्शनल डिवीजन हो गया, और ये टेलोफेज में 4 हैप्लॉइड सेल बन गए, ठीक है। चलिए ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सेल साइकिल, सेल डिवीजन खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, और मिलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।